गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू एंड प्राइस के बारे में। तो देखेंगे क्या होती है वैल्यू, क्या डिफरेंस है वैल्यू और प्राइस में। और ये हम चैप्टर 2 पेपर 2 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, उसमें ये टॉपिक दिया गया है वैल्यू एंड प्राइस। तो वैल्यू दिया है सबसे पहले, द टर्म वैल्यू हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग। जो ये वैल्यू है, वैल्यू जो है उसके 2 डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। इन ऑर्डिनरी सेंस वैल्यू डिनोट यूजफुलनेस, दैट इज़ वैल्यू इज़ यूज्ड फॉर कमोडिटी। मीन्स ऑर्डिनरी वे में हम लोग अगर वैल्यू बोलते हैं तो वो किसी चीज़ का उपयोग कितना है उससे उसकी वैल्यू ठहराई जाती है। और यूज़ ऑफ कमोडिटी मीन्स किसी चीज़ की क्या यूज़ है, ठीक है, कितना उसका यूज़ हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। यूज़फुलनेस ऑफ अ कमोडिटी मीन्स इज कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो उस किसी कमोडिटी है, कोई चीज़ है, ठीक है, उसका कितना ज़्यादा यूज़ है। यूज़फुलनेस ऑफ अ कमोडिटी मीन्स कमोडिटी का कितना ज़्यादा यूज़ है और उसकी कैपेसिटी कितनी है कि ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करने की, ह्यूमन जो चाहता है उसको सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। दस यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिटरमाइंस इट्स वैल्यू इन यूज़। इसीलिए यूटिलिटी, किसी कमोडिटी की यूटिलिटी मीन्स यूज़, ठीक है, डिटरमाइंस इज इट्स वैल्यू इन यूज़। तो किसी कमोडिटी का यूज़ उसकी वैल्यू किस तरह से होनी चाहिए ये डिटरमाइन करता है। एग्जाम्पल, नेचुरल गुड्स सच एज एयर, लाइट, वाटर आर हाईली यूजफुल एंड हैव ग्रेट यूटिलिटी, ठीक है। तो नेचुरल चीज़ें जो है जैसे एयर, लाइट, वाटर, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हाईली यूज़फुल है, और यूटिलिटी भी बहुत है, मतलब यूज़ भी बहुत है उन चीज़ों का। दीज गुड्स हैव वैल्यू इन यूज़ बट आर फ्री गुड्स आर प्लेंटीफुल। तो ये वाली जो चीज़ें हैं उसको वैल्यू है, वैल्यू इन यूज़। अभी देखो, वैल्यू इन यूज़ मीन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू है उसको, बट आर फ्री गुड, बट हमको वो पैसे देकर मिल रही है क्या? नहीं, फ्री में मिल रही है। और वो कैसी है? प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो सच गुड हैव नो वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ऐसे जो गुड्स है, जो नेचुरल गुड्स है, उनको कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं मिलती है। हम जो ले रहे हैं तो उसको कुछ एक्सचेंज में दे रहे हैं क्या? नहीं। तो वैल्यू इन जो नेचुरल चीज़ें हैं ये सब, उनको क्या बोलते हैं? वैल्यू इन यूज़। बट हम उसको कोई एक्सचेंज में कुछ दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए फ्री गुड्स हो गए ये। इनको क्या बोला जाएगा? फ्री गुड्स। इन द इकोनॉमिक सेंस द टर्म वैल्यू डिनोट्स वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, दैट इज कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू बी एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी। एग्जाम्पल, 1 एप्पल इज एक्सचेंज फॉर 2 ऑरेंजेस। तो इकोनॉमिक सेंस जो होता है उसमें हम लोग किसी चीज़ की वैल्यू ये करते हैं फिक्स, तो एक्सचेंज में हमको कुछ और मिलता है। तो किसी कमोडिटी के एक्सचेंज में हमको दूसरी कोई कमोडिटी मिल रही है, ठीक है। 1 कमोडिटी इज एक्सचेंज विथ अनदर कमोडिटी, ठीक है। उसका एग्जांपल है 1 एप्पल इज एक्सचेंज फॉर 2 ऑरेंजेस। तो यहाँ पे 1 एप्पल की कीमत कितनी हो गई? वैल्यू कितनी होगी? 2 ऑरेंज। तो 2 संतरे देने के बाद हमको 1 एप्पल मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? 1 एप्पल जो कमोडिटी है वो उसका एक्सचेंज किसके साथ हो रही है? ऑरेंज की कमोडिटी के साथ, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमको एक्सचेंज वैल्यू मिल रही है इस 1 एप्पल की। 1 एप्पल दे रहे, 2 ऑरेंज मिल रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज रेशियो ऑफ 2 कमोडिटीज़, दैट इज़ 1 एप्पल इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। तो वैल्यू ऑफ कमोडिटी किससे डिटरमाइन की जाती है? एक्सचेंज ऑफ 2 कमोडिटीज़, 2 कमोडिटीज़ के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट देखिए, द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, नेम द यूटिलिटी एंड स्कैर्सिटी। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू किस पे डिपेंड होती है?
टू फैक्टर होते हैं उसमें, एक यूटिलिटी, उसका यूजेस कितना है, और स्कैरसिटी, उसकी मतलब रेयर है, मतलब कम इसमें है, दुर्मिळ, स्कैरसिटी को क्या बोलेंगे, दुर्मिळ, ठीक है। तो दुर्मिळ होना और उसकी यूजेस कितनी है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड है उसका एक्सचेंज वैल्यू। ऑल इकोनॉमिक गुड्स हैव यूटिलिटी, स्कैरसिटी एंड एक्सचेंजेबिलिटी। तो हर एक इकोनॉमिक गुड जो है वो उसको क्या है, यूटिलिटी है, मीन्स यूज़ हो रहा है उसका, स्कैरसिटी है और एक्सचेंजेबिलिटी है, मतलब उसके बदले में हमको कुछ और मिल रहा है। वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। तो वैल्यू इन एक्सचेंज कमोडिटी किस पे डिपेंड है, कि हमको एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिल रही है, उसका डिमांड और उसकी सप्लाई पे। अगर ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ अवेलेबल है तो उसको कम प्राइस मिलेगा, और कोई चीज़ कम इसमें अवेलेबल है, कम मात्रा में अवेलेबल है, तो उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा। इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन वैल्यू दैट सर्टन कमोडिटीज़ लाइक वाटर हैव मैक्सिमम वैल्यू इन यूज़ बट ज़ीरो वैल्यू इन एक्सचेंज ड्यू टू देयर प्लेंटीफुल सप्लाई। तो यही इसका एग्जाम्पल है, देखो। तो कमोडिटी लाइक वाटर हैव मैक्सिमम वैल्यू इन यूज़, तो पानी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, पर हम उसके बदले में कुछ भी वैल्यू दे नहीं रहे हैं एक्सचेंज में। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिया ही है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सप्लाई कितना ज़्यादा है, इसीलिए उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। वेयर कमोडिटी लाइक गोल्ड, डायमंड हैव लेस वैल्यू इन यूज़ बट मैक्सिमम वैल्यू इन एक्सचेंज ड्यू टू इट्स शॉर्ट सप्लाई एंड स्कैरसिटी। अभी स्कैरसिटी का एग्जांपल है और सप्लाई का, ठीक है। तो गोल्ड और डायमंड जो होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बट वो यूज़ बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। कम मात्रा में यूज़ होते हैं बट उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका शॉर्ट सप्लाई उसका रीज़न है। तो यहाँ पे कम सप्लाई होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई, और स्कैरसिटी होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो कम मात्रा में अवेलेबल होता है ये। अभी देखिए प्राइस मीन्स अमाउंट ऑफ मनी विच मस्ट बी एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस इज़ अ अमाउंट ऑफ मनी जो कि हमको एक यूनिट किसी भी चीज़ का, एक समझो एक पेन है, उसके बदले में दुकानदार को क्या मिल रहा है, एक पेन अगर वो दे रहा है तो उसको 5 रुपये मिल रहे हैं। तो 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी के बदले में उसको जो एक्सचेंज वैल्यू मिल रही है वो किसके फॉर्म में मिल रही है, इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो देखो प्राइस मीन्स अमाउंट ऑफ मनी विच मस्ट बी एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक यूनिट ही उसने सेल किया, एक पेन सेल किया, उसके बदले में उसको मनी मिल रहा है 5 रुपये, तो ये हो गया उसका प्राइस। इन अदर वर्ड्स प्राइस इज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिटरमाइंस इन टर्म ऑफ मनी। तो प्राइस को ही क्या बोला जाता है, वैल्यू ऑफ कमोडिटी, किसके टर्म में, मनी के, जो हमको मनी के फॉर्म में मिल रहा है। प्राइस इज द मनी मेजरमेंट ऑफ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। और किसी कमोडिटी की के बदले में जो मिल रही है, तो मेजरमेंट वैल्यू जो है वो मिल रही है हमको। मतलब किसी कमोडिटी का हम लोग फिक्स रेट करके रखते हैं ना, ये 5 में ही बिकेगा, ये 10 में ही बिकेगा। तो प्राइस इज अ मनी मेजरमेंट ऑफ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कमोडिटी। एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ फिश इज़ ₹20। इसका एग्जाम्पल है, देखो 1 kg फिश का रेट क्या किया गया है, फिक्स 20 रुपीज़, और प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ प्रॉन इज़ 60 रुपीज़। क्यों ऐसे? एक ही किलो फिश भी मिल रही है, एक ही किलो हमको प्रॉन भी मिल रहा है, पर दोनों का क्या है, प्राइस डिफरेंट है, बिकॉज इट्स सप्लाई और डिमांड और उसकी यूटिलिटी, इसके ऊपर ये प्राइस डिपेंड है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ इट्स डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस जो है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड और सप्लाई से। प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। और प्राइस किस पे डिपेंड होता है, 2 कौन से फैक्टर है, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी मीन्स उस चीज़ की यूज़ कितना है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी।
मतलब उस कमोडिटी को, मतलब उस चीज़ को प्रोडक्शन के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है उसके हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम यूटिलिटी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिनोट हाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। तो यूटिलिटी को छोड़ के उसका हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसके हाई प्राइस के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अगर प्रोडक्शन में ही ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उसका प्राइस क्या होगा, हाई होगा, ज़्यादा प्राइस होगा मार्केट में, और वाइस वर्सा। डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस। अभी यहाँ पे ये आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू, देखो वैल्यू इज़ अ रियल कंसेप्ट, वैल्यू क्या है, रियल कंसेप्ट है, और प्राइस इज़ अ मनी कंसेप्ट, और प्राइस क्या है, मनी से रिलेटेड है। वैल्यू इज़ अ रिलेटिव टर्म, द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ वन कमोडिटी इज मेजर इन टर्म ऑफ अनदर कमोडिटी। तो एक्सचेंज वैल्यू किससे डिटरमाइन की जाती है, दूसरे कमोडिटी के वैल्यू से, ठीक है। 1 kg राइस इज इक्वल टू 2 kg वीट। अगर कोई हमको 1 किलो राइस दे रहा है तो उसको उसके बदले में क्या दिया जाएगा, 2 kg वीट दिया जाएगा। मीन्स 2 kg वीट की वैल्यू उस 1 किलो राइस को है। प्राइस इज एन एब्सोल्यूट टर्म, द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ यूनिट ऑफ अ गुड इज मेजर थ्रू मनी। तो किसी गुड का, किसी कमोडिटी का प्राइस किससे मेजर किया जाएगा, मनी से, ठीक है। और यूनिट ऑफ गुड, यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक लगेगा यूनिट ऑफ गुड, क्योंकि किसी एक यूनिट का प्राइस होता है वो। एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज ₹6। अगर 1 किलो राइस 6 रुपये में मिल रहा है तो ये हो गया उसका वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू। वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन 2 कमोडिटीज़। एग्जाम्पल, 1 kg राइस इज इक्वल टू 2 kg वीट, यहाँ पे वीट चाहिए। तो वैल्यू इज एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन 2 कमोडिटी। तो उनका रेशियो होता है, वैल्यू मीन्स उन 2 कमोडिटीज़ का रेशियो होना। तो 1 kg राइस इज इक्वल टू 2 kg वीट। प्राइस इज जस्ट रिलेटेड टू द मनी वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। और प्राइस किससे रिलेटेड है, मनी वैल्यू ऑफ कमोडिटी, उस कमोडिटी की को कितना मनी लग रहा है उससे रिलेटेड है। वैल्यू कैन रिलेट टू एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। एग्जाम्पल, 10 kg राइस इज इक्वल टू 20 kg वीट। तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी के कैसे भी हम बढ़ा सकते हैं, तो उस हिसाब से हम आगे वाली जो कमोडिटी है उसका भी क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर फिर पहले हम लोग ने 1 kg राइस को कितने में लिया, 2 kg वीट में, तो अभी 10 kg राइस को हम लोग कितने में ले रहे हैं, 20 kg वीट में, मीन्स डबल। तो प्राइस ऑलवेज डिटरमाइन पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, और प्राइस हमेशा पर यूनिट के हिसाब से, किसी कमोडिटी के पर यूनिट के हिसाब से लिया जाता है। तो हम लोग कितने भी यूनिट अगर लेंगे तो वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी कीमत, ठीक है। अभी वैल्यू में लास्ट वाला पॉइंट है, वैल्यू ऑफ गुड्स कैन नॉट राइज और फॉल टुगेदर इन जनरल एक्सचेंज। तो वैल्यू ऑफ गुड कैन नॉट राइज और फॉल टुगेदर मीन्स किसी गुड्स का वैल्यू एक साथ गिरता या फिर मतलब राइज और फॉल नहीं होता है। इन जनरल एक्सचेंज वैल्यू ऑफ वन कमोडिटी राइजेज दैट वन अनदर रिलेटेड कमोडिटी मस्ट रिलेटेड। मीन्स अगर कोई कमोडिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो जो दूसरी कमोडिटी है उसकी वैल्यू, उसको ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी उसके लिए। 1 एप्पल इज़ इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। तो एक एप्पल पहले हमको मिल रहा था 2 ऑरेंज में। इफ़ एक्सचेंज ऑफ एप्पल राइजेस इन टर्म्स ऑफ ऑरेंज 1 एप्पल इज़ इक्वल टू 4 ऑरेंज। तो अगर एप्पल की कीमत बढ़ गई तो हमको कितना देना पड़ेगा, एक ही एप्पल मिलेगा पर कितना कीमत देना पड़ेगा उसका, 4 ऑरेंज देना पड़ेगा। तो क्या हो गई यहाँ पे, ऑरेंजेस तो हम ज़्यादा दे रहे पर एप्पल की जो ये है वैल्यू वो बढ़ गई है। पहले 2 ऑरेंज में 1 एप्पल मिल रहा था, अभी 4 ऑरेंजेस में 1 एप्पल मिल रहा है। प्राइस ऑफ ऑल गुड्स कैन राइज और फॉल टुगेदर। एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ 10 पेंसिल, बनानाज, ऑरेंजेस, फिश
सॉरी यहाँ पे पेन चाहिए, प्राइस ऑफ पेन, पेंसिल, बनानाज, ऑरेंजेस, फिश, इफेक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज एट अ टाइम। तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक कमोडिटी की वैल्यू बढ़ गई तो दूसरी क्या हो रही है, मतलब दूसरे को कितना देना पड़ेगा, एक एप्पल के इसमें 4 ऑरेंजेस देना पड़ रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम किसी पेन की वैल्यू कम हो जाती है तो हमको कम वैल्यू देनी पड़ रही है, ठीक है। और जैसे उसमें पेंसिल है, बनानाज है, ऑरेंज है, फिशेस है, सारे कमोडिटीज़ आ गई, बट अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो वो अलग होगा। उसके बाद है कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड पर्सनल सर्विसेज इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो कंजप्शन क्या होता है, यूज़, मतलब किसी भी चीज़ का यूज़, मीन्स द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड पर्सनल सर्विस। तो इकोनॉमिक गुड्स का यूज़ करना और किसी पर्सनल सर्विस का यूज़ करना इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजप्शन का यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग है उसका यूज़, मतलब वापर। तो कंजप्शन मीन्स द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। कंजप्शन का मतलब है इकोनॉमिक गुड्स का यूज़ एंड पर्सनल सर्विसेज का यूज़ टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी इकोनॉमिक गुड्स का यूज़, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कंजप्शन जिससे ह्यूमन वांट्स क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ह्यूमन को जो चाहिए वो उसको मिल रहा है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कंजप्शन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट और एज वेल एज एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। द कंजप्शन इज़ द एम ऑफ प्रोडक्शन। कंजप्शन चाहिए होते, कंजप्शन है, द कंजप्शन इज़ द एम ऑफ प्रोडक्शन। अगर कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, कंजप्शन क्या है, प्रोडक्शन का एम है, मतलब प्रोड्यूस ही क्यों किया जा रहा है कोई भी कमोडिटी, क्योंकि उसको कंज्यूम किया जा सके। तो द एम ऑफ द कंजप्शन इज़ द एम ऑफ प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन इज़ डायरेक्टेड एंड स्टिमुलेटेड बाय कंजप्शन। तो प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट, द प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड एंड स्टिमुलेटेड बाय कंजप्शन। तो कंजप्शन से ही वो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है और स्टिमुलेट हो रहा है। अगर कंजप्शन ज़्यादा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। कंजप्शन डायरेक्ट्स एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन आर इंटरडिपेंडेंट, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। बिकॉज कंज्यूमर्स डिज़ायर गिव इनिशियल पुश एज वेल एज गिवन वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी ऑल्सो। तो कंज्यूमर डिज़ायर, कंज्यूमर अगर ख़रीदना चाहता है उस प्रोडक्ट को तो वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है कि मतलब उसका जो वॉल्यूम है, उसका कमोडिटी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और प्रोडक्टिव एक्टिविटी को क्या करता है, पुश करता है कि क्या, कंज्यूमर्स का डिज़ायर, कंज्यूमर जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। इफ़ कंज्यूमर सेटिस्फाइड प्रोडक्शन एक्सपांड्स, बट इफ़ कंज्यूमर्स डिसलाइक अ कमोडिटी इट्स प्रोडक्शन विल सूनर और लेटर कम टू एन एंड। तो अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है तो प्रोडक्शन क्या होगा, एक्सपांड होगा। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है, उसको और डिमांड है उस चीज़ की, तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना। और अगर कंज्यूमर को वो पसंद नहीं आ रही है चीज़ तो फिर प्रोडक्शन क्या हो सकता है, कम टू एंड, तो मतलब उसका प्रोडक्शन ख़त्म हो सकता है, कम होते होते ख़त्म हो जाएगा प्रोडक्शन। अगर कस्टमर को ही वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, कंज्यूमर को ही चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो। इफ़ कंज्यूमर सेटिस्फाई प्रोडक्शन एक्सपांड, बट इफ़ कंज्यूमर डिसलाइक अ कमोडिटी इट्स प्रोडक्शन विल सूनर और लेटर कम टू एन एंड। सेम पॉइंट आ गया है। मैन्युफैक्चरर्स ट्राई टू फाइंड आउट बेटर एंड प्रॉफिटेबल मेथड टू सेटिस्फाई कंज्यूमर लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट।
तो मैन्युफैक्चर जो होता है हमेशा क्या ट्राई करता है कि कंज्यूमर को बेटर और प्रॉफिटेबल दिया जाए, ठीक है, कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके वजह से क्या होता है, नए नए प्रोडक्ट और डिस्कवर किए जाते हैं कि कंज्यूमर किस तरह से सेटिस्फाई होगा। दस कंजप्शन हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो कंजप्शन से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है। जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ेगा। द कंजप्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज़ गिव्स एज एन जनरलाइज्ड आइडिया रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कंजप्शन क्या करता है, वेरियस कमोडिटीज़ की हमको आइडिया मिल जाती है मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, रिगार्डिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मीन्स जितना ज़्यादा हाई प्राइस की कमोडिटी कोई इंसान यूज़ कर रहा है तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे पता चलता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। अभी 3 टाइप कौन से हैं देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। नेसेसरीज, these are the goods which are essential for human life to survive, hence must be consumed। तो नेसेसरीज में जो भी नेसेसरी चीज़ें आ रही है वो सब आ जाएंगी इसमें, ठीक है। These are the goods which are essential for human life। तो ये ऐसे गुड्स जो कि इसेंशियल है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो वो कंज्यूम किए जाते हैं। नेसेसरीज आर 3 टाइप, लाइक नेसेसरी इज़ फॉर एग्जिस्टेंस, नेसेसरी फॉर इफ़िशियंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरीज। तो नेसेसरी 3 टाइप की होती है, एग्जिस्टेंस के लिए, इफ़िशियंसी के लिए और कन्वेंशनल नेसेसरी। कंफर्ट इंक्लूड दोज गुड्स एंड सर्विसेज इसेंशियल फॉर ईजी लाइफ। तो कंफर्ट में कौन से गुड्स आ जाते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए लाइफ को ईजी कर देते हैं। द कंफर्ट में इंक्रीज इफिशियंसी बट आर नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इससे क्या होता है, इफिशियंसी तो बढ़ती है किसी काम की, बट ये सर्वाइवल के लिए इसेंशियल नहीं है और एग्जिस्ट करने के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी इसेंशियल नहीं है ऐसे गुड्स। उसके बाद लग्जरीज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई द सरप्लस वांट ऑफ मैन। सरप्लस मीन्स जो बाकी जो नेसेसरी हो गई या फिर कंफर्ट के बाद जो और गुड्स आते हैं, ठीक है, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, तो वो सारे गुड्स इसमें आ जाएंगे। तो ये सरप्लस वांट्स मीन्स जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनको छोड़ के, ठीक है, जो लग्जरी लाइफ के लिए यूज़ होते हैं ऐसी चीज़ें, उनको क्या बोल रहे हैं, सरप्लस वांट। डू नॉट इंक्रीज द इफ़िशियंसी बट मे बी हार्मफुल टू इफ़िशियंसी। तो ये इफ़िशियंसी नहीं बढ़ाते हैं बट इफ़िशियंसी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली सेपरेटेड इनटू सच डिफरेंट कैटेगरीज, but both side but above said classification is related to time, place and level of income। तो ये क्लासिफिकेशन किससे रिलेट करता है, टाइम, प्लेस और लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम के हिसाब से ही आदमी अपना रहन सहन देखेगा ना, ठीक है, जितना पैसा खर्च कर सकता है उतना ही कर सकता है इंसान। एग्जाम्पल, द फिश इज़ नेसेसरी आइटम इन ह्यूमन डाइट के लिए वो नेसेसरी आइटम है फिश, बट इट मे बिकम लग्जरी टू इकोनॉमिकली पुअर पर्सन। तो किसी गरीब इंसान के लिए अगर फ़िश बनाते हैं तो वो एज अ लग्जरी वो लोग मानते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो महीने में एक बार या फिर साल में एक बार इस तरह से ही खा पाते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द कंट्री कैन बी डिसाइडेड ऑन द अमाउंट ऑफ नेसेसरी कम्फर्ट एंड लग्जरी दे इंजॉय। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का किस तरह से डिसाइड किया जाता है, तो वो किस तरह से इन नेसेसरी कंफर्ट और लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं उस हिसाब से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिक्स करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।